नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। कल संसद में मोदी सरकार का अंतरिम बजट सत्र है। अपने मोदी सर आज ही पूरे कॉन्फिडेंस से बोल भी चुके हैं कि विपक्ष लाख हाथ पैर पटक ले आएंगे फिर मोदी ही, और फिर पूरा बजट सत्र करेंगे जिससे देश विश्व गुरु के बाद ब्रह्मांड गुरु हो जाएगा। देश में क्या लोकतंत्र बचा है कि नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर लोकतंत्र बचा भी है तो महज कागज पत्थर पे। बकिया तो अघोषित आपातकाल का नजारा चहुओर व्याप्त ही है। बानगी के तौर पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव से लेकर नीतीश कुमार की पलटी मार सियासी गुगली काफी है। इस बीच संसद के बजट सत्र का आगाज आज बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुआ। हम यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिया गया भाषण सरकार के द्वारा लिखा गया होता है, जिसे राष्ट्रपति मेरी सरकार के नाम से पढ़ती हैं। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज उनके इसी भाषण की हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस भाषण में कितना सच है और बकिया कैसे सफेद झूठ। नए संसद भवन में अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह भव्य भवन अमृतकाल की शुरुआत में बनाया गया है। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की खुशबू है। इसमें लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का सम्मान करने का संकल्प भी है। इसके अलावा 21वीं सदी के नए भारत की नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक बातचीत होगी। अब राष्ट्रपति के इस कथन को पिछले सत्र में पहले रमेश बिधूड़ी ने तार किया, फिर 146 सांसदों के निलंबन के बीच पास किए गए अनाप शनाप बिल और विधेयक रहे, जिसमें हिट एंड रन कानून में किए गए मनमाने बदलाव भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि पिछला साल भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। कई सफलताएं मिली। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। लगातार 2 तिमाही से भारत की विकास दर 7.5% से ज्यादा रही। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला राष्ट्र भी बन गया। लेकिन बीते 10 सालों में भी दाऊद, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोग देश में वापस नहीं लाए जा सके। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत द्वारा आयोजित सफल G20 शिखर सम्मेलन ने विश्व में भारत की भूमिका को मजबूत किया, लेकिन वो ये बताना भूल गई कि इस इवेंट के बदले दिल्ली की गरीबी को कैसे हरे तिरपाल से छुपाया गया। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने का जिक्र करते समय उन्हें उन महिला खिलाड़ियों का भी जिक्र करना चाहिए था जिन्हें सरकार से अब तक कोई न्याय नहीं मिला। राष्ट्रपति महोदया ने अपने भाषण में आगे कहा कि हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हम बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं। नीति आयोग के मुताबिक मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी है। अब नीति आयोग के आंकड़ों का जिक्र करने के साथ अगर वो लखनऊ में बेरोजगारों की उस लंबी लाइन के बारे में 4 शब्द बोल देती जो युद्धग्रस्त इजराइल में भी जान जोखिम में डालकर सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश में रोजगार नहीं मिला। जी हाँ, दरअसल इजराइल जाने के इच्छुक भारतीय श्रमिक भर्ती अभियान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में हर सुबह बड़ी संख्या में खड़े दिखाई देते हैं। युद्धग्रस्त इजराइल में लुभावने वेतन पर 10,000 भारतीय निर्माण श्रमिकों को काम के लिए भेजे जाने के लिए लखनऊ में हुई भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों ने बताया कि वे इजराइल जाना चाहते हैं क्योंकि भारत में उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। ये अभियान तब से आयोजित किए जा रहे हैं जब से इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद हजारों फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट को निलंबित कर दिया था, जिससे श्रमिकों की कमी हो गई। कथित सुरक्षा जोखिमों के बावजूद भारत में श्रमिक इन नौकरियों में खासी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं श्रमिक संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस भर्ती अभियान को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के वादे की विफलता के रूप में देखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति पर जवाब दे रही हैं। अब राष्ट्रपति के इन कहे वाक्यों के बीच ही कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट एक्स पर शेयर किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख में चीनी सैनिकों के कथित तौर पर भारतीय चरवाहों को रोकने और उनसे बहस करने का दावा किया है। वीडियो में चीनी सैनिक चरवाहों से बहस करते और उन्हें रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही चरवाहे भी अपने जानवरों के साथ दिखाई दे रहे हैं। आगे
आगे राष्ट्रपति ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटनाओं में भारी कमी का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में काफी हद तक शांति कायम की है, लेकिन मणिपुर अब भी सुलग रहा है। वहां दो समुदाय तकरीबन विभाजित हो चुके हैं। वहां के नकारा सीएम एन बीरेन सिंह आखिर क्यों जमे हैं, इस पर राष्ट्रपति महोदय ने कुछ नहीं कहा। अपने भाषण में आगे राष्ट्रपति महोदय ने कहा, बीते साल से विश्व में दो बड़े युद्ध और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का जिक्र करते हुए महामहिम ने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीय का बोझ नहीं बढ़ने दिया। अब महंगाई का आलम हर आम आदमी बखूबी जानता है। राष्ट्रपति को किसने और कौन से आंकड़े दिखाए कि महंगाई काबू में है, ये राम ही जाने। उन्होंने आगे कहा कि मेरी सरकार का मानना है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान, गरीबों के विकास पर खड़ी हुई। इन चारों स्तंभों का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी ने कलेक्टर ऑफिस में महज इसलिए खुद को आग लगाने की कोशिश की थी क्योंकि उसे दूसरी किस्त जारी करने के लिए 10,000 की घूस मांगी जा रही थी। तो कुल मिलाकर अमृत काल में आप अमृत ही पीजिए और मोदी सर देवत्व के झूले में ऐसे ही झूलते रहेंगे। उन्हें चंपत राय ने विष्णु का अवतार बता ही दिया है, जेपी नड्डा कह ही रहे हैं कि वो देवों के देव हैं। तो कुल मिलाकर 2024 में मोदी सर का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वो आएंगे तो मोदी ही। चंडीगढ़ वाले मामले को देखने के बाद तो अब लग रहा है कि ईवीएम से चाहे चुनाव हो चाहे बैलेट पेपर से आएंगे मोदी ही। भाई उनका हर जगह सिस्टम मजबूत है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, ये सब उनके दामाद हैं। तो आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।